हेलो फ्रेंड्स, ईएमआरएस से रिलेटेड एक और लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसे आप ईएमआरएस की साइट पर जाएंगे, जाते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, और यहाँ से जब आप अंदर की ओर एंटर करेंगे तो इस टाइप का पेज होगा। इसको कट कर दीजिएगा और नीचे की ओर जो नोटिफिकेशन आ रहा है, ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं यहाँ पर, इन नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का एक फॉर्म खुलेगा। इसमें दो फॉर्म है, एक है अटेस्टेशन फॉर्म जो कि पुलिस थाना मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इसका यूज़ होगा। इसमें क्या क्या डिटेल भरी है और इसमें क्या क्या लिखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट पेज जो है ये मेडिकल फॉर्म है जो आपको हॉस्पिटल ले जाके फिलअप कराना है। ये किन से फिलअप कराना है, किस प्रकार की प्रोसेसिंग होगी, इसके अलावा यह फॉर्म भर कर हमें कहाँ भिजवाना है, कितनी तारीख तक भेजना है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस फॉर्म के बारे में कि इस फॉर्म में लिखा क्या है। तो देखिए, इसका जब भी आप इसका जो आप प्रिंट आउट लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद पहले पेज पे यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे कुछ वार्निंग लिख रखी है। इंग्लिश में आपके सामने लिखी हुई है, हिंदी में मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पहली वार्निंग में ये बताया गया है कि सत्यापन फॉर्म में गलत जानकारी देना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अयोग्यता होगी। यानी ये पुलिस वाले द्वारा कहा गया है कि जब आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे तो कोई भी अगर आपके खिलाफ कोई इसी प्रकार की कानूनन कार्रवाई हुई है या किसी प्रकार का केस हुआ है तो उसके बारे में बताइएगा जरूर। दूसरा जो पॉइंट है इफ़ डिटेन्ड वाला, इसमें लिखा हुआ है कि यदि हिरासत में लिया गया या गिरफ्तारी हुई हो या कभी मुकदमा चला हो या कभी किसी कार्य के लिए बाध्य किया हो, जुर्माना लगा हो, दोषी ठहराया गया हो या प्रतिबंधित किया गया हो, तो इस फॉर्म में इसके बारे में भी जानकारी जरूर दीजिएगा। अगर बाद में पता लगता है तो आपकी नौकरी पर सवाल हो सकता है। तीसरा पॉइंट है इफ़ द फैक्ट दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है, इसमें लिखा है कि यदि तथ्य किसी प्रकार की गलत सूचना दी गई या उसे दबाया गया, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय सत्यापन प्रपत्र में कोई भी तथ्यात्मक जानकारी सामने आती है तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म एक बार सबमिट करवा दिया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे चलकर भी आपके बारे में कुछ जानकारी से प्राप्त हुई जो आपने छिपाई, तो वहाँ जाकर भी आपकी नौकरी जा सकती है। इसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, यानी कैपिटल अक्षरों में इंग्लिश में, और सरनेम वगैरह सब सही लिखिएगा। आपका एड्रेस लिखना है, आपका थाना कौन सा लगता है, चौकी, आपका जिला, राज्य कौन सा है वगैरह। फिर होम एड्रेस, यहाँ पे आपके जो घर का एड्रेस है वो लिखना है पूरा अच्छी तरह से। इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश द एड्रेस इन द कंट्री एंड दैट ऑर्डर माइग्रेशन ऑफ इंडियन यूनियन, यानी आप अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हैं आपकी फैमिली, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। आधार कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जो कि हो गई आपके पास क्योंकि सैलरी उसके आधार पे ही आती है, तो पैन कार्ड नंबर, और आपकी राष्ट्रीयता, यानी आप भारत से थे या पहले आपके पिताजी या दादाजी कोई और राज्य से थे और देश से थे तो उसके बारे में, और लास्ट में आपका सिग्नेचर। फिर अगले पेज पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी अभी एज कितनी है, और 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी एज कितनी है, आपका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से ज़िले में हुआ था, ये पूरी की पूरी, आपका धर्म कौन सा है, और आप कौन से कास्ट से आते हैं, यानी एससी एसटी ओबीसी बैकवर्ड जो भी है। इसके अलावा इसमें भी ये पर्टिकुलर प्लेस, ये जो प्लेस है आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है, इसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसका भी मैं हिंदी बता देता हूँ कि भारत सरकार या राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय के स्वामित्व का निमंत्रण उपक्रम, यदि आपने, ये वाला बाद में बताता हूँ। एक समय, एक वर्ष या एक से अधिक समय तक रहे, मतलब कि ऐसा एड्रेस आपको लिखना है जहां आपको लगभग एक वर्ष से अधिक हो चुका हो। विदेश में रहने के मामले में उन सभी स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं, यानी विदेश में रहे तो उसके बारे में आपको बताना है। और जब आप थाने में जाएंगे तो वहाँ आपको पूरा पूछ लिया जाएगा, बता दिया जाएगा, यहाँ आपको साइन करने हैं। इसके बाद नेम ऑफ होम, आपसे रिलेटेड जो भी है, मतलब जिनके आधार पर आपका घर बना हुआ है, आपके पापा मम्मी या स्पाउस, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का आप लिख सकते हैं। अगर आपके बेटे बेटी के साथ रह रहे हैं या वो किसी और राज्य से देश से आते हैं उसके बारे में जानकारी, और आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे थे, ये सारी की सारी जानकारी वहाँ पे जाके ही भरिएगा, क्योंकि कई थानों में अपने अपने रूल्स होते हैं, कुछ और अलग तरीके से लिखवाते हैं। तो ये तो हुई थानों की बात। इसके अलावा इसमें ये जो है 14 वाला पॉइंट, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर, इसमें लिख रखा है कि उन स्थानों का विवरण भी आपको देना है जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान एक समय में एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हैं। विदेश में
ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कुछ बात बताई गई कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 या इसी तरह के किसी नियम के तहत 1 महीने या नोटिस देने पर सेवा छोड़ दी थी। तो क्या आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी या क्या आपने अपने आचरण व्यवस्थित करने के लिए बुलाया गया था? क्या उस समय क्या कोई मामला था? बस इसमें बताया कि अगर आपने कोई और जॉब की और उसको 1 महीने में छोड़ दी तो उसका कारण क्या था, कि आपका आचरण अच्छा था या कुछ केस वेस था इस कारण, तो उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है। और नीचे जो 14 पॉइंट है इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। यहाँ पर यस नो वाला प्रश्न है वो जो आपसे उसी समय पूछेंगे कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा है या आप पे कोई कानूनन कार्रवाई तो नहीं है, आपने कोई बैंक करप्ट वाला काम तो नहीं किया है, या क्या आपको कभी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, कोई मुकदमा चल रहा है या अभी भी कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो इस प्रकार की ये बातें हैं, ये सारा सबमिट करके इसके अलावा जो 2 लोग आपको जानते हैं पुलिस की निगरानी में, उनके साइन और उनके भी एड्रेस वगैरह लिखवा के ये फॉर्म कंप्लीट करना है, फिर डिक्लेरेशन पे साइन करना है। और इसके बाद अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट अभी ऐसा कैसा, जो हमारे मन में काफ़ी प्रश्न थे कि हमें सर्टिफिकेट कैसे लेके जाना है। कोई बोल रहे थे एनवीएस वाला ले जाना है, कोई बोल रहे थे हाथ से लिखना है, लेकिन एनईएसटी ने अपना खुद का सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया है, जो कि आप वहाँ पे ले जाके जब सीएमओ साहब या जो भी मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे होंगे उनको बताएंगे तो वो खुद बता देंगे कि इसी के आधार पे मेडिकल होगा, या साथ में आपकी ब्लड रिपोर्ट या जो भी छोटी मोटी रिपोर्ट्स की जांच होती है वो लगाएंगे या सीधे होगा। तो ये पूरा हॉस्पिटल पे डिपेंड है। यहाँ पे आपके फ़ोटो, आपके साइन वगैरह ये सब कंप्लीट करना है। तो ये 2 फॉर्म है, इनका जल्दी से जल्दी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अब रही बात कि कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, तो आप भी जानते हैं कि एनईएसटी ने अभी तक सारे काम बड़े हंगामेदार किए। हम सोचते कि यार होता क्या है, तो मानिए ना मानिए अगले कुछ ही दिनों के अंदर इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आने वाली है दोस्तों। क्योंकि ये फॉर्म निकाला है, इसका मतलब कभी भी आपकी ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आ सकता है। उस समय आपको हड़बड़ाहट ना हो कि ज्वाइनिंग, क्योंकि ज्वाइनिंग वाला जो लेटर था, प्रोविजनल लेटर, उसमें पहले लिख दिया गया था कि जब भी आप आओगे आपके पास ये मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ये दोनों आप पहले से ही निकाल के रख लीजिए। कुछ दिन का वेट कीजिए, मेरे हिसाब से 5 दिन आप रुकिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें कोई डेट लिखी हुई आ जाए कि इस डेट से पहले का हो या इस डेट से बाद का हो। 5 दिन के अंदर अंदर जरूर इस पे कोई ना कोई सूचना वापस आने वाली है कि ये जो आपको फॉर्म दिया गया है ये कहाँ भरना है, कब भरना है। तो खुशखबरी मानिए दोस्तों कि जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और अगर नहीं भी होती है तो इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई सूचना जरूर मिलेगी। उसके बाद ही आप इस पे कार्रवाई कीजिएगा। तो मेरी राय यही है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने आसपास के थाने में और हॉस्पिटल में जाके इसे बता दीजिए कि ऐसी ऐसी बात हुई लेकिन हमारे ज्वाइनिंग के लिए लेटर नहीं आया है, तो हमें क्या करना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट अगर वो बोलते हैं कि रेडी करके रखिए, कॉलेज से या स्कूल से सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवा रहे हो, या मेडिकल में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपसे मंगवाई जा रही हो, हाथों हाथ वो नहीं हो पाती है, तो उसको अभी से आप बना के रख लीजिए। उसके बाद जल्द ही अगली सूचना आएगी तो आपके लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ही आवश्यक हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और भी कोई बात हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।